प्रश्नावली 3.4। आज हम प्रश्नावली 3.4 हल करेंगे। विषय गणित है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड का अर्थ यह हुआ, हमें इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जो संख्या दी गई है कि ए पार्ट में 20 है और 28 है, हमें इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिससे कि 20 में भी वह गुणनखंड विद्यमान हो और 28 में भी वह गुणनखंड विद्यमान हो। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 20 के गुणनखंड लिखेंगे। देखिए, एक तो सबका गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड। एक से तो प्रत्येक संख्या कट जाती है, एक तो सबका गुणनखंड है। 2 से भी संख्या विभाजित हो जाएगी, 2 भी गुणनखंड हुआ। 2.20 कट जाएगी 2 से। उसके बाद देखते हैं कि 4 से 4 पंचे 20, 4 से संख्या कट जाएगी। 5 से भी 5 चक्कू 20 संख्या कटेगी। उसके बाद देखते हैं 6 से नहीं कटेगी, 7 से संख्या नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 10 से संख्या कट जाएगी, 9 से नहीं कटेगी, 10 से कटेगी संख्या, विभाजित हो जाएगी 10 से। उसके बाद सीधा सीधा ये 20 से स्वतः से संख्या विभाजित होगी। तत्पश्चात हम 28 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 28 में एक तो हुआ, सबका होता है, 2 होगा। उसके बाद देखेंगे 4 होगा। उसके बाद देखेंगे 7 से संख्या विभाजित हो जाएगी, 7 गुणनखंड है इसका। 14 गुणनखंड है इसका और स्वतः 28 है। अब देखिए, इसमें सार गुणनखंड ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में विद्यमान है। देखिए कौन सा अंक मिल रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 है, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि 2 संख्या इसमें भी है और 2 संख्या इसमें भी विद्यमान है। 4 संख्या इसमें भी है, 4 संख्या इसमें भी है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1, 2 और 4 ये ऐसे गुणनखंड हैं जिनको हम सार्वगुणनखंड भी कह सकते हैं, क्योंकि यह गुणनखंड 20 और 28 दोनों में विद्यमान है। देखिए, इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है। नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी पर और इस प्रकार से आप आगे के भी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि 15 और 25, 15 और 25 है। तो देखिए 15 और 25 में 1 से संख्या विभाजित हो रही है, 3 से हो जाएगी, 5 से और 15 से। 25 का जो गुणनखंड होगा वह 1, 5 और 25। अब यहाँ पर हम जब सारू गुणनखंड लिखेंगे, इसका जो सारू गुणनखंड आएगा वह कौन सा है। देखिए, एक संख्या इसमें भी विद्यमान है और इसमें भी विद्यमान है। उसके बाद 5 देखते हैं कि 5 संख्या इसमें भी, इस संख्या में भी है और इनके गुणनखंड में भी 5 संख्या है। तो हमारा जो सारू गुणनखंड आएगा वह होगा 1 और 5। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। दिया हुआ प्रश्न है, इस प्रकार से दिया है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4, 8 और 12 संख्याएं हैं, 4, 8 और 12। कोई भी संख्या हो, एक गुणनखंड सबका होगा। 1 से चाहे जो भी संख्या हो विभाजित जरूर हो जाएगी और वह स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए देखो 1 और 4 हम लिखेंगे। तत्पश्चात देखते हैं कि 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या, तो 2 लिख लेंगे। तो जो हमें सार्वगुणनखंड, जो 4 का गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है वह है 1, 2 और 4। 8 का करते हैं, 1, 2, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एकन 8। इस प्रकार से 8 के गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। 12 के गुणनखंड लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इस प्रकार से देखिए 12 को काटेंगे, 2 छंग 12, 3 2 तियां 6, 3 एकन 3। देखिए
एक सबका होता है, एक लिखेंगे। 2 हुआ, 2 से विभाजित हो जाएगी। संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 2 दूनी 4 से विभाजित हो जाएगी। 3 दूनी 6 से विभाजित हो जाएगी और 12 से विभाजित हो जाएगी। हमें देखना है कि सार गुणनखंड कौन सा इसमें प्राप्त हो रहा है। 1 सब में प्राप्त हो रहा है, सार गुणनखंड 1 होगा। उसके बाद 2 मिल रहा है, देखिए ये 2 और ये 2 संख्या 2 हुआ। उसके बाद देखते हैं 4 सब में मिल रहा है, ये देखिए 4 मिल रहा है, सब में 4 मिल रहा है, तब 4 हो जाएगा। तो ये 1, 2 और 4 ये सार गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस प्रकार 4, 8 और 12 का सार गुणनखंड 1, 2 और 4 है। इसी प्रकार से हमें बी पार्ट सॉल्व करना है। 5 देखिए गुणनखंड 1 और 5 होगा। उसी प्रकार से 15 का गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 होगा। और 25 का 1, 5 और 25 होगा। इस प्रकार 5, 15 और 25 का सार गुणनखंड 1 और 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक सब में हमें प्राप्त हो रहा है, सब संख्याएं जितनी तीनों संख्याएं थे उसमें 1 मिल रहा है, सब में 1 हमको प्राप्त हो रहा है। 5 इसमें भी मिला, इस वाली संख्या में भी गुणनखंड मिल गया 5, और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी 5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 1 और 5 सार गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात कीजिए। इससे पहले की संख्याओं में गुणनखंड था और अब हम देखेंगे गुणज। गुणज का अर्थ सीधा समझने के लिए हम बता दें आपसे कि गुणा करनी है संख्याओं से, 1 से गुणा करनी है, 6 × 6 आएगा। 2 से गुणा करनी है संख्याओं की, 3 से गुणा करनी है, ऐसे हमको गुणा करनी है। साधारण शब्दों में कहें तो हमको पहाड़ा लिखना है। पहाड़ा लिखना है। 6 की 2 की गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 की 4 से करेंगे, 6 चौक 24। इस प्रकार से हमको पहाड़ा लिख लेना है। गुणज का अर्थ हुआ कि हमको पहाड़ा लिखना है संख्याओं का। अभी तक गुणनखंड था। गुणनखंड में क्या होता था कि संख्याओं तक जो संख्याएं होती थी उन संख्याओं तक ही संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात किए जाते थे, और इसमें क्या है उन संख्याओं के गुणज ज्ञात करने। 6 की 11 से गुणा करेंगे तब 66 आएगा, 12 से गुणा करेंगे 72 आएगा। और भी लिख सकते हैं, 13 से गुणा करेंगे, 14 से गुणा करेंगे और भी, लेकिन यहाँ तक लिख करके हम देखना है क्या यहाँ तक हमें 3 मिल जाते हैं तब ठीक है, वरना आगे और बढ़ा लेंगे हम। ऐसे ही 8 के करेंगे और 72 तक लिख लेंगे। इसमें भी 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 64, 8 9 72। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए सार गुणनखंड में हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं हमें देखना है। देखिए 6 संख्या दी हुई है, या 6 संख्या इसमें है, कहीं पर संख्या 6 नहीं है। 8 के गुणज में कहीं पर नहीं है। 12 संख्या देखिए है कहीं पर नहीं है। 18 संख्या देखिए नहीं मिल रही है। 24 संख्या एक ऐसी संख्या है जो हमें दिख रही है, इसमें भी, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमको 24 संख्या मिल गई। तो एक तो हो गई संख्या 24। अब देखते हैं 30 संख्या है, देखिए इसमें है, इसमें कहीं पर नहीं है। नीचे वाले 8 के गुणज में नहीं है। 36 संख्या कहीं पर नहीं है। 42 संख्या कहीं पर नहीं है। 48 देखते हैं, हाँ 48 संख्या दिख रही है। 48 संख्या हमें दिख रही है, इसमें भी 48 है और इसमें भी 48 है। तो हमें 48 संख्या देखिए दोनों में मिल गई, गुणज दोनों का है 48। उसके बाद 2 संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, एक और हमको ढूंढनी है। 54 देखें इसमें है, 54 संख्या इसमें है लेकिन नीचे वाले में कहीं पर नहीं है। 60 कहीं पर नहीं नीचे की संख्या में। 66 भी नहीं है। 72 संख्या जो है वह संख्या हमारी दिख रही है। कहाँ पर देखिए, ये 72 और यह 72। तो देखते हैं कि 72 भी संख्या मिल रही है। 3 हमको संख्याएं प्राप्त हो गई। यहाँ तक लिखने से हमें 72 तक गुणनखंड लिखे और यहाँ तक हमें संख्या भी प्राप्त हो गई 3। कौन कौन से 3 गुणज प्राप्त हुए? प्रथम 3 गुणज हमें प्राप्त हुए हैं कौन से? 24, 48 और 72। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। और 12 और 18 का गुणज हमें
हमें प्रथम 3 गुणज ज्ञात करना है, या आप स्वतः करेंगे। किस प्रकार से करेंगे एक बार देख लीजिए और स्वतः आपको करना है। इस प्रकार से आप संख्याएं देख लीजिए और जो गुणज प्राप्त होंगे वह 36, 72 और 108 प्राप्त होंगे। प्रश्नावली 3.4। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से दिया गया है। 100 से छोटी ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज हैं। हमें 3 और 4 के ऐसे गुणज लिखने हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12 ऐसे गुणज लिखे जाते हैं। आप सब लिख लेंगे। कहाँ तक? 100 से कम रहें, 100 से ज़्यादा ना पहुँचे। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 उस्ते 21, 3 ओटी 24, 3 नवा 27, 3 दशावन 30। अब 10 तक गुणा हो गई है। अगर आप आगे पढ़ा आपको न आ रहा हो, सिंपल सा है कि भाई 3 की गुणा 10 तक हो गई है। अब हम 3 की गुणा 11 से करेंगे, तब होगा ये 11 33। उसके बाद 3 की गुणा 12 से करेंगे, तब होगा 36। ऐसे ही करते रहेंगे। फिर 3 की गुणा 12 से, फिर 3 की गुणा से 13 से, और फिर 3 की गुणा 14 से, 3 की गुणा 15 से। इस प्रकार से गुणा करते हुए हम ये संख्याएं लिखेंगे। कहाँ तक लिखनी है कि 100 से कम रहें, 100 से अधिक ना हो पाए। हम यहाँ पर संख्याएं लिख लेंगे। संख्याएं लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। तत्पश्चात हम 4 के गुणज लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे कि 100 से अधिक ना हो। हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 ओठे 32, 4 नाम 36, 4 दशावन 40। फिर उसके बाद 11 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 4 की गुणा 13 से, 4 की गुणा 14 से, 15 से, 16 से गुणा करते रहेंगे। ऐसे 4 की गुणा करते रहेंगे और इस प्रकार से हम 100 से नीचे तक या 100 के बराबर तक हम इसको लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है? कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो सार गुणनखंड के रूप में हों। ध्यान देंगे। अब हमें ऐसी संख्याएं छांटनी है जो दोनों में उपलब्ध हों, दोनों में मिल जाए। तो इसमें देखिए आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या दोनों में उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 3 और 4 में जो सार गुणनखंड उपलब्ध थे वो इस प्रकार से थे। 12 मिल रहा था, 24 मिल रहा था, दोनों में मिल रहे थे, 36 मिल रहे थे, और 48, 60 और 72, 84, 96। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है, हल हो चुका है। प्रश्न आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है? सहअभाज्य का अर्थ यह हुआ, इस प्रकार से हमें उनके गुणनखंड लिखने हैं। सबसे पहले तो हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 18 का गुणनखंड हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब 18 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। उसके बाद 3 से इसको करेंगे, 3 तिया 9, 3 एक का 3। देखिए जो 18 के गुणनखंड आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं कि भाई 18 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट रहा है, 6 की 12, 6 तिया 18, 6 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18 और स्वयं से भी कट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 35 के गुणनखंड लिखेंगे। 35 के गुणनखंड लिखेंगे इस प्रकार से, 1 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 और 7 35, 7 से विभाजित हो जाएगा, और 35 स्वयं से विभाजित होगा। अब इसका हम सार गुणनखंड देखते हैं। कोई मिल रहा है, एक के अलावा संख्या कोई हमें दिख रहा है कि एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या मिल रही है? एक मिल रही है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यदि संख्याओं में सार गुणनखंड 1 है तो वह आपस में सहअभाज्य संख्याएं होंगी। क्योंकि सार गुणनखंड 1 है इसलिए यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये हम लिख देंगे। तत्पश्चात हम देखिए
आगे बढ़ेंगे अपने 15 और 37 का देखेंगे। 15 और 37 का हम हल करेंगे। देखिए 15 का गुणनखंड हम लिखेंगे 1, 3, 5 और 15। 37 के 1 और 7, 37 होगा। 37 खुद अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाए, 1 तो लिखना ही लिखना है गुणनखंड में। हम पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुके थे। सार गुणनखंड 1 आया है तो फिर वही लिखेंगे, क्योंकि सार गुणनखंड 1 है इसलिए यह संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न आगे हम इसके बाद का देखेंगे। बी के बाद सी पार्ट हमारा दिया हुआ है 30 और 415। 30 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3.30, 5 से कट जाएगा, उसके बाद 5 के बाद 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 या 30, 10 से विभाजित हो जाएगा। लिख लीजिए, छूट गया है, 10 से विभाजित हो जाएगा, 15 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 30 से विभाजित हो जाएगा। 415 की गुणनखंड देखेंगे। 415 हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 5 और 40 और ये हुआ 5 या 15, 83 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से कट रहा है। तो देखिए 5 आया है और 83 और स्वयं से 1 से, यहाँ पर 5 जो हमको मिला हुआ या 5 जो मिला है ये इसमें भी मिल रहा है, देखिए, और यहाँ पर भी मिल रहा है। तो जो सार गुणनखंड हुआ वह इस प्रकार से 1 और 5, कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई? 1 और 5 प्राप्त हुई। और हम पहले भी इस विषय पर बता चुके हैं कि यदि 1 के अतिरिक्त कोई होता है गुणनखंड तब वह आपस में सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। तब इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे कि संख्याओं में सार गुणनखंड 1 और 5 है, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 17 और 68 कर लेंगे, आप सब देख लीजिए, और ई पार्ट इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ये आपको स्वतः करना है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी? इस प्रकार से आपका प्रश्न है। इसमें आप ध्यान देंगे, यदि संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तब इन संख्याओं के आपस में हम गुणा करेंगे। गुणा करने पे हमें 60 प्राप्त होगा और यह 60 से सदैव विभाजित होगी। इसका कारण यह है क्योंकि ये 60 में दोनों संख्याओं का गुणनखंड है। 60 में 5 का और 12 का आपस में गुणा है, इसलिए यह संख्या जो संख्या 5 और 12 से विभाजित हो जाएगी वह निश्चित है कि 60 से भी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे कि यह संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी। प्रश्न संख्या 7 पढ़ेंगे हम। एक संख्या 12 से विभाजित है और कौन सी संख्या है जिससे यह विभाजित होगी? ध्यान देंगे, सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 12 के गुणनखंड इस प्रकार से लिखेंगे। संख्या 12 1 से विभाजित होगा, 2 से कट जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 दिया 12, 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से विभाजित हो जाएगा और 12 स्वतः से विभाजित हो जाएगा। ये गुणनखंड हुए। अब हम ध्यान से देखेंगे कि संख्याएं 12 के अतिरिक्त, देखिए लिखेंगे, अतः ये संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 6, 1, 2, 3, 4 और 6 से विभाजित हो जाएंगी। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 3.4 साल हो चुकी है।